अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नया आर्टिकल है 17 चैप्टर का, दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने सॉलिड्स की 3 तरह की क्लासिफिकेशन की है। फर्स्टली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, एंड द नेक्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो थोड़ा सा हम लोग इनको रिकॉल कर लेते हैं। जब हम लोगों ने सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो वी वर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, नेमली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स एंड पॉलीमर्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है, जबकि जो होते हैं एमॉर्फस का मतलब ही डी शेप है, तो इट मीन्स के एमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती एटम्स की, जबकि पॉलीमर जो हैं वो होते हैं जिनमें कहीं कहीं ऑर्डर पाया जाता है एटम्स में और कहीं कहीं डिसऑर्डर पाया जाता है। यानी कि ये जो होते हैं एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान में कहीं लाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने फिर पढ़ा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पर सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन। तो सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बिना पर की थी। तो अगेन वी वर हैविंग 3 टाइप्स, नेमली कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका कंडक्शन बैंड जो है और जो वैलेंस बैंड है वो ऑलमोस्ट ओवरलैप कर जाता है और देयर इज़ नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, जबकि जो इंसुलेटर्स थे ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। इनका वैलेंस बैंड फिल होता है जबकि इनका कंडक्शन बैंड खाली होता है। अब आ जाते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स पर। सेमीकंडक्टर जो थे वो 0 केल्विन पर जो है वो इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, जबकि आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते चले जाएं तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। नाउ वी हैव सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैग्नेट का और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो ये रिज़ल्ट निकलना शुरू कर दिया लोगों ने, तो साइंटिस्ट ने इन्फर करना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के पीछे इलेक्ट्रॉन्स का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ है। तो हुआ ये कि होता यह है कि एक एटम के अंदर जो उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स 2 तरह की जो मोशन है वो इख्तियार कर रहे होते हैं। नंबर 1 ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर 2 स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसका मतलब है कि करंट पैदा होगा, और करंट जैसे जहाँ से गुजरता है या जिस एरिया में जिस कंडक्टर में से करंट गुजरता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में होगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगी वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से होगी। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ स्पिन भी कर रहा होता है। स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन अपने ही न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो हम उसको कहते हैं स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव कर रहा है तो इससे भी करंट पैदा होगा, और जब ये करंट पैदा होगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि जब एक एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी 2 तरह की मोशन से बेसिकली 2 तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं, एक ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन और एक ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल मीन्स हैविंग 2 पोल्स। एक ऐसा एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से पैदा होने वाली 2 तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को इस तरह से एडअप करें कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो एक टाइनी मैग्नेटिज्म की शक्ल में आए, एक टाइनी मैग्नेट की तरह आए, तो हम उस एटम को मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होता है वो भी तो मूव कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रिवॉल्व कर रहे बल्कि न्यूक्लियस भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस की वजह से भी मैग्नेटिज्म पैदा होता है, बट न्यूक्लियस की वजह से जो मैग्नेटिज्म पैदा होता है दैट इज़ ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, वो बहुत थोड़ा होता है, हम इसलिए उसको ऑलमोस्ट
निगलेक्ट कर देते हैं और हम ये नहीं कहते कि सॉलिड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ड्यू टू दी मैग्नेटिज्म बाय न्यूक्लियस होती हैं। ठीक है, अब मोनोपोल्स क्या होते हैं? मोनोपोल्स का मतलब ये है कि एक मैग्नेट को जिसके दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, मैं उसको दरमियान से तोड़ दूं तो नॉर्थ को अलहदा होना चाहिए, साउथ को अलहदा हो जाना चाहिए। अगर सिंगल पोल हो तो मैं उसे कहती हूँ मोनोपोल। तो मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है कि अगर आप एक सोलेनॉइड लें, एक कोई वायर लें और उसके अंदर से करंट गुजारें तो वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब चूंकि वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, उस मैग्नेट के दो पोल्स होते ही होते हैं, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल कि आप ये जो मोनोपोल्स हैं ये एग्जिस्ट करवा लें। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट की तरफ कि हम लोगों ने सॉलिड्स को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बिना पर कितनी कैटेगरीज में तकसीम किया है। तो हेयर गोज़ दी टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। So there are three types of magnetic substances: paramagnetic substances, diamagnetic substances and ferromagnetic substances. अब ये तीनों की तीनों कैटेगरीज जो हैं हमारे पास आई हैं किस वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से पैदा होने वाली जो दो तरह की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनकी वजह से, कि वो दोनों आया एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल कर दी हैं या आया वो एक दूसरे को एग्जैक्टली एनहांस कर रही हैं या कहीं कैंसिल कर रही हैं, कहीं एनहांस कर रही हैं। तो लेट्स कम टुवर्ड्स द फर्स्ट वन, दैट इज पैरामैग्नेटिक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में बेसिकली जो एटम्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से जो दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स आती हैं वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से कभी कैंसिल करती हैं, कभी एनहांस करती हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत थोड़ी वैल्यू की आती है और ऐसे जो एटम्स होते हैं वो टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एटम्स या जिनमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी होती है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, फॉर एग्जांपल मैंगनीज, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम। बिल्कुल इसी तरह से हम आ जाते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी पर, जिसे हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में देयर इज़ नो मैग्नेटिज्म, कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो ये ज़ीरो कैसे होगी? इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन से और इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन से पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं दो तरह की, वो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर रही हैं। उनके कैंसिल आउट होने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ ज़ीरो। तो उसके ज़ीरो होने का मतलब ये है कि इन सब्सटेंसेस में कोई भी मैग्नेटिज्म शो नहीं होता। और इसकी एग्जांपल हैं बिस्मथ, कॉपर, वाटर, एंटीमनी। नाउ हियर वी हैव द थर्ड वन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनमें कहाँ से आती है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की दो तरह की मोशन की वजह से दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स बनी हैं वो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली ऐड अप करती हैं। तो ये दो तरह की जो मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा हुई हैं, ये दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को एनहांस करेंगी और एनहांस करके ऐड अप कर देंगी और इसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म होता है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग पैदा होता है। अब इस टाइप की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम डाइऑक्साइड, इसके अलावा एल्निको। एल्निको जो है बेसिकली ये एलॉय है जिसको हम आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एलॉय कहते हैं। तो इसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इसका मतलब कि मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टीज़ के बिना पर हम सॉलिड्स को तीन कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं, पैरा, डाया एंड फेरो। पैरामैग्नेटिक में टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव होता है एटम। डायामैग्नेटिक में जो सॉलिड्स होता है दे हैव नो मैग्नेटिज्म, दे डू नॉट शो मैग्नेटिज्म। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म यूज़ होती है डोमेन्स। तो डोमेन्स क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में छोटे छोटे इलाके होते हैं और उन इलाकों को हम डोमेन्स कहते हैं।
डोमेन्स के अंदर ढेर सारे एटम्स होते हैं और इसकी रेशो है 10⁻12 से लेकर 10⁻16 एटम्स मौजूद होते हैं एटलीस्ट एक डोमेन में। अब जब हमारा मटेरियल अनमैग्नेटाइज होता है, अनमैग्नेटाइज होने का मतलब कि जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं देते तो इसके अंदर जो हर एटम की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रैंडम डायरेक्शन में होती है। वो रैंडम मींस के हर एक एटम की मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती है। जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई कर देने की वजह से एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे लाइन अप हो जाते हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि डोमेन्स में जब लाइन अप हो जाते हैं सारे के सारे तो इट मीन्स कि जो टोटल या नेट मैग्नेटिक फील्ड आती है वो स्ट्रॉन्ग आती है, वो मैक्सिमम आ जाती है, तो हम इनको डोमेन्स कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल है कि आपके कॉलेज में या आपके इंस्टीट्यूट में ब्रेक हो और किसी प्रिंसिपल का या किसी हायर अथॉरिटी का कोई विजिट ना हो तो बच्चे सारे रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कोई किधर बैठा हुआ है, कोई किधर बैठा हुआ है, कोई क्या कर रहा है। बट जैसे ही हायर अथॉरिटीज़ का आपको मैसेज मिलता है कि दे आर कमिंग ऑन अ विजिट तो फिर आप सारे के सारे सीधा लाइन अप होकर अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। तो योर क्लासेस कैन बी कंसिडर्ड एज यू डोमेन्स, ठीक है, एंड यू मे बी कंसिडर्ड एज दी एटम्स। आप एटम्स हैं और हर एक की अपनी अपनी डायरेक्शन थी। अब जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हायर अथॉरिटीज़ का विजिट आया तो ऑल बिकम लाइनअप, आप सब लाइनअप हो गए और जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन दैट केस बिकम्स मैक्सिमम। तो इसे हम डोमेन्स कहते हैं और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होते हैं। Here are two more types of magnetic materials, we may say soft magnetic materials and hard magnetic materials। अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होता क्या है, बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो डोमेन्स होते हैं उनकी अलाइनमेंट पे ये डिपेंड करता है। अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोई आयरन का पीस है और आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि आपके पास एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें पैदा हुई हुई है, आप उस सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन के पीस को रख दें तो इसका मतलब वो आयरन का जो पीस है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अगर ऐसे केस में उस आयरन के पीस के जो डोमेन्स हैं वो अपने आप को ओरिएंट कर लें, वो अलाइन अप कर लें और जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करें तो वो जो सारे के सारे डोमेन्स हैं वो एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएं तो हम उनको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। यानी कि डोमेन्स ओरिएंट ऑन अप्लाइंग स्मॉल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन व्हेन फील्ड इज रिमूव, तो दोज आर कॉल्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी कि बड़े सॉफ्ट होते हैं, थोड़ी सी अप्लाई करें मैग्नेटिक फील्ड तो वो ये ओरिएंट हो जाते हैं और थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड के वापस चले जाने से ये दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। जैसा कि आयरन के करीब मैग्नेट को लाएं तो आयरन पे मैग्नेटाइज हो जाता है जल्दी से, और अगर आप मैग्नेट को रिमूव कर दें तो आयरन का मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है। नाउ टू कम टुवर्ड्स हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो नाम से जाहिर है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके डोमेन्स लाइन अप होते हैं ऑन अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड के दे देने से ये जो मटेरियल्स होते हैं इनके डोमेन्स लाइन अप नहीं होते। ज़्यादा सारी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे, डोमेन्स लाइन अप हो जाएंगे। वंस डोमेन्स आर लाइंड अप, ये दोबारा कभी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आते, चाहे आप जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो रिमूव कर दें। तो इसको आप हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं एंड इट्स एग्जांपल इज स्टील। स्टील को बेसिकली डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी आपको ढेर सारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देनी पड़ेगी। नाउ कम टुवर्ड्स क्यूरी टेम्परेचर। व्हाट हैपन्स जब हम किसी भी मैग्नेट को हीटअप करते हैं। मैग्नेट को हीटअप कर देने का मतलब ये है कि आप उसके डोमेन्स का जो ऑर्डर है वो डिसऑर्डर में बदल रहे हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर डोमेन सारे के सारे लाइनअप हैं तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो कर रहे हैं। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में बदल जाए, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म से वो एक टाइनी मैग्नेटिज्म शो करे, तो हम उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। इन केस ऑफ आयरन क्यूरी टेम्परेचर इज 750 डिग्री सेल्सियस या 1023 केल्विन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर lecture.
Hope you understand.